एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। तैमूर ने इटालियन के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि चटाख की आवाज से कमरा गूंज उठा। उसके सुर्खो सफेद रुखसार पर तैमूर की उंगलियों के निशानात सब्त हो गए और एक होंठ भी फट गया। मगर उसका जवाबी हमला बहुत जबरदस्त था। उसने उछलकर तैमूर के फ्लाइंग किक मारी। उसका एक पैर तैमूर की पेशानी पर पड़ा और दूसरा सीने पर। तैमूर उलटकर गिरा और उसके साथ ही इटालियन भी गिरा, मगर फौरन ही खड़ा हो गया। उसने एक मर्तबा फिर तैमूर के चेहरे पर किक मारना चाही, मगर वो फुर्ती से कलाबाजी खा गया और उसका पैर पकड़कर घसीट लिया। इटालियन औंधे मुंह गिरा। उसने फौरन ही फिर उठने की कोशिश की, मगर तैमूर ने उसके पैर को फिर एक जोरदार झटका दिया और कलाबाजी खाकर गर्दन पकड़ ली। मैं जानता था कि तैमूर का ये दाव बहुत खतरनाक है। इटालियन गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता तो उसकी गर्दन टूट सकती थी। फिर तैमूर ने एक अजीबोगरीब हरकत की। उसने इटालियन का चेहरा फर्श से लगाया और उसे बुरी तरह रगड़ दिया। उसके चेहरे की जिल्द जगह जगह से उधड़ गई और पूरा चेहरा खून में तर हो गया। फिर तैमूर ने पुश्त से उसके घुटने के जोड़ पर बाएं हाथ से कराटे का एक चोट मारा। इटालियन अजियतनाक अंदाज में कराहा। तैमूर ने यही अमल दूसरे पैर पर भी दोहराया और हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। फिर उसने इटालियन के पहलू में लात मारकर उसे सीधा किया और बोला, उठो और मेरी हड्डियां तोड़ो। इटालियन ने उठने की कोशिश की, मगर अपने पैरों पर खड़ा न हो सका और बुरी तरह चकराता हुआ दोबारा फर्श पर गिर गया। तैमूर ने सर्द लहजे में कहा, अव्वल तो अब मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम बच भी गए तो जिंदगी भर व्हीलचेयर पर चलोगे। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। इटालियन का चेहरा खौफनाक हो रहा था। रगड़ से न सिर्फ उसके चेहरे की जिल्द फट गई थी, बल्कि सामने का एक दांत भी टूट गया था। तैमूर दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में ट्रांसमीटर और टाइम पीस थे। उसने इटालियन से कहा, इस टाइम पीस में 4:30 का अलार्म सेट किया गया है। इसमें इंतहाई ताकतवर बम मौजूद है। अलार्म बजते ही न सिर्फ तुम्हारा बल्कि इस कमरे की छत और दीवारें भी उड़ जाएंगी। इस वक्त 3 बजे हैं। सोचने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा और 15 मिनट हैं। इस दौरान में अगर तुम कोई फैसला कर लो तो हमें बता देना। हम ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारी बात सुन लेंगे। उसके बाद जो 15 मिनट बाकी बचेंगे उसमें कुछ नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमें खुद भी यहाँ से निकलना होगा। ग्लोरिया ने कहा, 3 मिनट कम हो चुके हैं। हम सब बाहर निकल आए। तैमूर ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ट्रांसमीटर इटालियन के पास था, मगर टाइम पीस उसकी दस्तरस से बहुत दूर कमरे के एक रोशनदान में रखी गई थी। न वो इटालियन अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल था, न कमरे में कोई ऐसी चीज थी जिसके जरिए वो उस रोशनदान तक पहुंच सकता। कमरे की दीवारें भी बिल्कुल सपाट थीं। टाइम पीस रोशनदान में रखने के लिए तैमूर ने भी लकड़ी की सीढ़ी इस्तेमाल की थी। हमने दूसरे ट्रांसमीटर को ऑन कर दिया और बराबर वाले कमरे में जा बैठे। ग्लोरिया ने कहा, अभी हमारे पास 1.25 घंटा है। मकान को बम से उड़ाने की बजाय फर्डिनेंड से किसी और तरह उगलवाने की कोशिश करो। मैं जानती हूं कि वो मर जाएगा, मगर बताएगा कुछ नहीं। बम के जरिए तो उसे आसान मौत नसीब होगी। तैमूर ने हंसकर कहा, जब मौत लम्हा बलम्हा इंसान की तरफ बढ़ रही हो और उसे यकीन हो कि मेरा खातिमा होने वाला है, तो सब खुददारी और अना धरी की धरी रह जाती है। वो लाख सख्त जान और तरबियत याफ्ता एजेंट सही, मगर उसके आसाब चटक कर रह गए होंगे। ऐसी बेबसी की मौत कौन मरना पसंद करता है? ग्लोरिया ने कहा, फर्ज करो अगर उसने जबान न खोली तो हमारे हाथ से एक अहम सुराग निकल जाएगा। तैमूर बेसाख्ता मुस्कुराया, बोला, कैसे निकल जाएगा? उस टाइम पीस में कोई बम नहीं है। ये तो एक नफ्सियाती हरबा है। मैंने तवील सांस ली और कहा, वैसे इसमें शक नहीं है कि इस वक्त फर्डिनेंड ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका है। जरा ट्रांसमीटर तो ऑन करके देखो, वो कुछ कह भी रहा है या खामोशी से मौत का इंतजार कर रहा है। तैमूर ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। उसमें फ्रीक्वेंसी पहले ही सेट थी।
इटालियन की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी, बस वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। यूं भी टांगें बेकार हो जाने के बाद वो शदीद तकलीफ में मुब्तला था। हम खामोशी से उसके सांसों की आवाज़ सुन रहे थे। वो अपनी मादरी ज़बान में बड़बड़ाया, ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। इंसान किसी अजाब में मुब्तला हो तो अपनी मादरी ज़बान याद रह जाती है। ग्लोरिया इटालियन जानती थी। उसने कागज़ पर लिख कर हमें बताया कि वो क्या कह रहा है। उसकी तरफ से फिर खामोशी छा गई। मैंने घड़ी देखी, 3:40 हुए थे। मैंने ग्लोरिया से कहा, अभी हमारे पास 50 मिनट हैं, क्यों ना इस दौरान में एक एक कप कॉफ़ी पी ली जाए। मेरा मकसद उस इटालियन को महज इस एहसास में मुक़य्यद करना था कि वो मौत का मुंतज़िर है और हम कॉफ़ी पीने की बात कर रहे हैं। तैमूर ने मुझे आंख मारते हुए कहा, मैं फर्डिनेंड से आखिरी बार बात कर लूं। मैंने बेजारी का मुजाहरा किया, कहा, लानत भेजो, उसे कुछ कहना होगा तो खुद ही कहेगा। तुम ज़रूरी सामान गाड़ी में रखवा दो, हम कॉफ़ी पीते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये इलाका लाख वीरान सही, मगर धमाके की आवाज़ तो दूर तक सुनी जाएगी। तैमूर बोला, ये बात तो है, वो बम इतना ताकतवर है कि मुमकिन है आसपास के दूसरे कमरों की दीवारें भी उड़ जाएं। पुलिस यहाँ आई भी तो उसे मलबे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फर्डिनेंड की शनाख्त भी नहीं हो सकेगी, उसे तो पुलिस टुकड़ों की सूरत में उठाएगी। ये बातें हम फर्डिनेंड को दहशतज़दा करने के लिए कर रहे थे। फिर ग्लोरिया कमरे में दाखिल हुई। वो वाकई कॉफ़ी ले आई थी। कॉफ़ी की महक ने कुछ देर के लिए मुझे हर तरफ से बेपरवाह कर दिया। अचानक ट्रांसमीटर पर टाइम पीस की टन टन सुनाई दी। टाइम पीस ने 4 बजने का ऐलान किया था। फर्डिनेंड दहशतज़दा अंदाज में चीखा, नो नो नो। मैं दबे पांव कमरे से निकला और उस कमरे के की होल से आंख लगा दी जिसमें फर्डिनेंड मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला था। वो दहशतज़दा अंदाज में सर उठाए उस रोशनदान की तरफ देख रहा था जहां से उसके ख्याल में मौत नाजिल होने वाली थी। उसका सारा गुरूर और तंतना खाक में मिल चुका था और मौत के खौफ से उसका चेहरा मजीद मस्ख हो गया था। टाइम पीस ने 4 बजने का ऐलान किया तो शायद वो ये समझा होगा कि घड़ी का अलार्म बजा है। मैं बहुत देर से उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था। उसने खड़ा होने की कोशिश की मगर कराहता हुआ फिर वहीं ढेर हो गया। मैंने रिस्ट वॉच पर नजर डाली। 4:07 हो चुके थे। रिस्ट वॉच फर्डिनेंड की कलाई पर भी मौजूद थी। वो पागलों की तरह कभी अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालता, कभी रोशनदान की तरफ देखने लगता। 4:10 पे वो चीख कर बोला, ग्लोरिया, कामरान, मेरी बात सुनो। मैं दबे कदमों कमरे में वापस आ गया। हम में से किसी ने उसकी बात का जवाब न दिया। तैमूर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। ये मंसूबा उसी का तो था। फर्डिनेंड फिर चीखा, मेरी बात सुनो कामरान। अब उसके लहजे में वहशत थी। मैंने कहा, अब कुछ कहना बेकार है फर्डिनेंड, तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं। इतनी सी देर में तुम हमें क्या बताओगे? वो घिघियाया, मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर ये टाइम पीस को यहाँ से हटाओ। मैंने सर्द लहजे में कहा, चलो तुम बोलना शुरू करो। अगर तुमने मुझे मुतमईन कर दिया तो टाइम पीस तो 4:29 पर भी हटाई जा सकती है, मगर शर्त यह है कि मैं सिर्फ सच सुनूंगा। चलो अब शुरू हो जाओ, मैंने ट्रांसमीटर के जरिए ही कहा। उसकी आवाज आई, मुझे इस मुल्क के एक सियासतदान ने हायर किया था। वो किसी एक सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, पार्टियां बदलता रहता है। मैंने कहा, उसका नाम बताओ। वो बोला, नाम मुझसे मत पूछो वरना। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, फर्डिनेंड, मुझे उसका नाम बताओ वरना तुम्हारा कुछ भी बताना बेकार है। वो बोला, उसका नाम शेख नूर इलाही है। वडेरा अहमद बख्श भी उसी का आदमी था। शेख नूर इलाही खासा बड़ा सियासतदान था, कई दफा हुकूमत में भी रह चुका था। उसकी शोहरत भी इतनी बुरी नहीं थी, मगर फर्डिनेंड कह रहा था कि उसे शेख नूर इलाही ने हायर किया था। मैंने पूछा, तुमसे उसका राब्ता कहाँ हुआ था? मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। वो बोला, इटली में हमारी सिंडिकेट का हेडक्वार्टर है। हमारी सिंडिकेट इसी नौयत के काम करती है। हम लोग खास तौर पर सियासी कत्ल करते हैं। मैंने पूछा, शेख नूर इलाही ने और कितने आदमियों को हायर किया था? फर्डिनेंड बोला, औरों का तो मुझे इल्म नहीं, मकामी चीफ जानता होगा। मैंने कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। फिर मैंने ग्लोरिया से कहा, चलो ग्लोरिया, फर्डिनेंड जिंदा रहने के मूड में नहीं है। उसने जल्दी से कहा, मेरी बात सुनो। मुझ समेत सिंडिकेट ने किराए के 5 कातिल भेजे थे। मैंने पेंसिल और नोटबुक उठाते हुए कहा, बकिया 4 के नाम और पते बताओ। फर्डिनेंड ने कहा, वो चारों शहर के एक 5 स्टार होटल में मुकीम हैं। असल में इस ग्रुप का लीडर मैं ही हूँ। उन लोगों को मेरे ही जरिए अहकाम मिलेंगे, इसीलिए तो कत्ल किए जाने वाले तमाम अफराद की तस्वीरें भी मेरे पास हैं। फिर वो वहशतज़दा होकर बोला, 4:25 हो रहे हैं, ये टाइम पीस तो हटाओ, मैं सब कुछ बता तो रहा हूँ। उसकी आवाज बुरी तरह लरज रही थी। मैंने तैमूर को इशारा किया और खुद उस कमरे में पहुंच गया। मेरे साथ ग्लोरिया भी थी। फौरन ही तैमूर भी सीढ़ी लेकर आ गया। उसने सीढ़ी दीवार से लगाई और रोशनदान तक पहुंचकर टाइम पीस उठा ली। वो चंद लम्हे उसकी सुइयां घुमाता रहा,
फिर टाइम पीस रोशनदान में रख कर नीचे उतर आया और बोला, मैंने टाइम बढ़ा दिया है, अब धमाका 5:30 बजे होगा। फर्डिनेंड ने झुंझुलाकर कहा, तुम्हें मुझ पर अब भी एतबार नहीं है। मैंने बेजारी से कहा, एतबार और बेएतबारी को छोड़ो, तुम मुझे उन 4 आदमियों के नाम बताओ जो तुम्हारे साथ आए हैं। हाँ, तुमने अब तक कोई असाइनमेंट किसी के सुपुर्द किया हो तो उसका नाम भी बता दो। मैंने पैड और पेंसिल ग्लोरिया की तरफ बढ़ा दी ताकि वो नाम नोट कर सके। फर्डिनेंड ने उन 4 के नाम, होटल का नाम और कमरों के नंबर बताए जिन्हें ग्लोरिया ने कागज पर नोट कर लिया। वो मशीनी अंदाज में बोलने लगा, जॉनथन को मैंने पुलिस के एक रिटायर्ड आईजी को कत्ल करने पर मामूर किया है। आज रात वो ये काम कर देगा। शायद उसने सब कुछ सच सच बताने का फैसला कर लिया था। इंसान जब जिंदगी से मायूस हो जाए तो ऐसे ही फैसले करता है। उसने कहा, जॉनथन का ताल्लुक अमेरिका से है। अब तक 28 कत्ल कर चुका है। वो लौमड़ी की तरह मक्कार और किसी गैंडे की तरह सख्त जान है। बला का निशानेबाज है। और मैंने उसे टोक दिया, कहा, बस मैंने तुमसे जॉनथन का कसीदा पढ़ने को नहीं कहा। वो सपाट लहजे में बोला, मैं उसका कसीदा नहीं पढ़ रहा, उसके मुतल्लिक तफसील बता रहा हूँ। अब से कुछ देर पहले मैं भी जॉनथन की तरह शहजोर था, मगर तुम्हारे साथी ने मुझे शायद हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया है। अब शायद मेरी बकिया जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजरेगी। तैमूर ने कहा, तुमने अगर हमारे साथ ताउन किया तो तुम फिर पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकोगे। तुम्हारे घुटनों के दोनों जोड़ निकल गए हैं। मुमकिन है कोई माहिर सर्जन ऑपरेशन के बाद तुम्हें इस काबिल कर दे कि तुम अपने पैरों पर चल सको, मगर इसका इम्कान 10% से भी कम है। फिर वो जरा रुक कर बोला, अलबत्ता हमारे पास इसका देसी इलाज मौजूद है। हमारे यहाँ के पहलवान रिटायर्ड होने के बाद यही काम करते हैं। कोई भी माहिर पहलवान चंद मिनट में तुम्हारे जोड़ बिठा देगा। फिर 1 हफ्ते के बाद तुम पहले की तरह अपने पैरों पर चल सकोगे। फर्डिनेंड ने बेयकीनी से तैमूर को देखा तो उसने कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। मैंने कहा, तैमूर ठीक कह रहा है, इसका देसी इलाज ही मुमकिन है। बस तुम हमारे साथ ताउन करो, मैं तुम्हारे इलाज की जिम्मेदारी लेता हूँ। फर्डिनेंड ने कहा, अब मुझसे और कैसा ताउन चाहते हो? मुझे जो कुछ मालूम है तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, फिलहाल इतना ही काफी है। फिर मैंने तैमूर से कहा, तैमूर, टाइम पीस का बम नाकारा कर दो और फर्डिनेंड को फौरी तौर पर कॉफी और कोई पेन किलर दे दो। वो बोला, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, मेरे आसाब चटक कर रह गए हैं, कहीं से अगर थोड़ी सी विस्की मिल जाए तो। मैंने कहा, सॉरी पार्टनर, हम में से कोई भी विस्की का आदी नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। हाँ, बाद में विस्की मंगवा दूंगा। उसने कहा, मुमकिन है ग्लोरिया पीती हो, 1 आध पैक तो इससे भी मिल जाएगा। ग्लोरिया बोली, तुम क्या मुझसे वाकिफ नहीं हो? मैं तफरीही मूड में हूं तो जरूर पीती हूं, मगर आदी नहीं हूं। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा, मैं तुम्हें शाम तक मंगवा दूंगा। इस दौरान मैं तैमूर सीढ़ी पर चढ़कर टाइम पीस उतार कर ले गया था। मैंने पूछा, जॉनथन का तरीक़ाकार क्या है? मैं आईजी साहब के कत्ल की कोशिश को नाकाम बनाना चाहता था। उसने कहा, तरीक़ाकार भी वो खुद ही तय करता है, सारे फैसले वो खुद ही करता है, खासा सरकश आदमी है। सिंडिकेट ने मुझे महज इसलिए टीम का लीडर बनाया है कि मैं हर काम बहुत सोच समझ कर करता हूँ, वरना जॉनथन हर तरह से मुझसे सीनियर है। उसे तो मेरे लीडर होने पर भी एतराज था। मैंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि वो कितना सरकश है। वो बोला, उसके मामले में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर उसे भनक भी मिल गई तो तुम लोग उसकी गर्द को भी नहीं पा सकोगे। मैंने बंगले के चौकीदार को आवाज दी, खुदा डीनू। वो तकरीबन दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। मैंने उसे कहा, मेहमान के लिए बिस्तर का बंदोबस्त करो और इसे कुछ खाने पीने को भी दो। खुदा डीनू ने अपने मखसूस लहजे में कहा, हाजिर साईं, और वो कमरे से निकल गया। हम लोग भी कमरे से बाहर निकल आए। दूसरे कमरे में बैठकर हम इस बात पर गौर करने लगे कि इस नई सूरत हाल से कैसे निपटा जाए और जॉनथन को कैसे रोका जाए। वो एक मारूफ 5 स्टार होटल में मुकीम था। उसे वहां से निकालना कोई आसान काम नहीं था। यूं भी पुलिस मेरी तलाश में थी। न सिर्फ पुलिस बल्कि बॉस के आदमी भी पागलों की तरह मुझे तलाश कर रहे थे। फिर मेरे जहन में एक और ख्याल आया, मैं किसी की नजरों में आए बगैर भी तो आईजी साहब की हिफाजत कर सकता था। टेलीफोन डायरेक्टरी से उनका फोन नंबर भी मिल सकता था और एड्रेस भी। तैमूर ने मुझे चौंका दिया। बोला, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आखिर आईजी साहब दुश्मनों का हदफ क्यों है? मैंने कहा, तुम शायद अखबार नहीं पढ़ते। पहली बात तो यह कि आईजी साहब ने सियासत में हिस्सा लेने का न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि एक बड़ी सियासी पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर ली है। वो गुज़श्ता हुकूमत के दौर में सिंध के आईजी थे और उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो इस किस्म के बयानात भी दे चुके हैं कि वक्त आने पर मैं इन सब के चेहरे बेनकाब कर दूंगा। उनके पास यकीनन ऐसे ठोस सबूत मौजूद होंगे जिसकी वजह से मुखालिफिन बौखला गए हैं। 6 महीने बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। इस सूरत में अगर आईजी साहब इन हक़ाइक़ को मंजर आम पर ले आए
तो उनके मुखालिफ बेशतर उम्मीदवारों की जमानतें तक जब्त हो जाएंगी। तैमूर ने कहा, फिर तो आईजी साहब को जरूर कत्ल करवाएंगे। मैंने कहा, और हम जरूर उनकी हिफाजत करेंगे। चलो अब कहीं से आईजी साहब को फोन करते हैं, मालूम तो हो कि उनकी मसरूफियात क्या हैं, वो घर से किस वक्त निकलते हैं और रिटायर होने के बाद क्या कर रहे हैं। मैंने अली मुराद और खुदा डीनू को वहीं छोड़ा और उन्हें ताकीद कर दी कि कैदी की निगरानी करें। अव्वल तो वो फरार होने की पोजीशन में नहीं है, मगर वो मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक है, भागने की कोशिश तो कर सकता है। वहां से करीब तरीन आबादी भी तकरीबन 8 किलोमीटर दूर थी। मैंने तैमूर और ग्लोरिया को साथ लिया और किसी पब्लिक टेलीफोन की तलाश में आबादी की तरफ रवाना हो गया। एक पीसीओ के सामने मैंने तैमूर से गाड़ी रोकने को कहा और उन दोनों को गाड़ी ही में छोड़कर पीसीओ में दाखिल हो गया। मैंने टेलीफोन डायरी से उनका एड्रेस एक कागज पर नोट किया और ऑपरेटर से आईजी साहब का फोन नंबर मिलाने को कहा। दूसरी तरफ कोई बच्चा बोल रहा था। बच्चा भी इतना छोटा था कि उसकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर किसी खातून ने फोन उससे ले लिया। मैंने हत्तुल इम्कान अपनी आवाज को बावक्कार और लहजे को मुहज्जब बनाने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो, मैं एसपी गुलजार खान बोल रहा हूँ। मैंने दानिस्ता झूठ बोला। मैं जानता था एसपी गुलजार खान क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता है। आईजी साहब उसका नाम सुनकर जरूर बात कर लेंगे, वरना मुमकिन था वो सिरे से इनकार ही कर देते। बात न करना चाहें तो बड़े लोग घर में होते हुए भी मौजूद नहीं होते, या बाथरूम में होते हैं, या सो रहे होते हैं, या किसी मेहमान से गुफ्तगू में मसरूफ होते हैं। फौरी तौर पर मेरे जहन में एसपी गुलजार खान का नाम ही आया था। उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। मेरी बात सुनकर पीसीओ वाला भी हवास बाख्ता हो गया। शायद ये पहला मौका था जब पुलिस का कोई बड़ा अफसर उसके पीसीओ से बात कर रहा था। खातून ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर मुझसे होल्ड करने को कहा। थोड़ी देर के बाद फोन पर एक बारूब आवाज सुनाई दी, यस, इफ्तिखार स्पीकिंग। मैंने कहा, मैं गुलजार खान बोल रहा हूँ सर। आईजी साहब ने कहा, हाँ हाँ बोलो। उन्हें रिटायर हुए 2 साल हो चुके थे, मगर अभी तक लहजे में वही रोप था। मैंने कहा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आईजी साहब ने बेजारी से कहा, हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या क्राइम ब्रांच ने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया है? मैंने जल्दी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मगर वो बात बहुत अहम है, मैं फोन पर नहीं कर सकता। आईजी साहब ने कहा, क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या मेरा फोन टैप किया जा रहा है? मैंने बात बनाते हुए कहा, मुझे यही अंदेशा है सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो बोले, तो कल सुबह 8 बजे के बाद किसी भी वक्त आ जाओ, मगर 1 बजे से पहले आना। मैं लंच के बाद 1 बजे थोड़ी देर आराम करता हूँ। मैंने कहा, कल नहीं सर, कल तो बहुत देर हो जाएगी, मैं आज ही आपसे मिलना चाहता हूँ। आईजी साहब बोले, आज तो मुमकिन नहीं है, आज मेरे घर में कुछ दोस्तों की पार्टी है। मौके पर मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहता जो मुझे नागवार गुजरे। तुम कल आ जाओ, मगर फोन करके आना। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उन्होंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने जेब से पैसे निकाले और पीसीओ वाले की तरफ बढ़ा दिए। उसने जल्दी से कहा, रहने दे सर, आपसे पैसे लेने को दिल नहीं चाह रहा। मैंने सख्त लहजे में कहा, क्यों भाई, क्या मैं किसी तरफ से माजूर या मोहताज लगता हूँ? वो बोला, ये बात नहीं है सर, बस ये मेरी खुशी है कि। मैंने उसे झिड़क दिया, कहा, सीधी तरह पैसे ले लो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। उसने गड़बड़ा कर मुझे देखा, फिर मेरे तेवर देख कर जल्दी से नोट मेरे हाथ से ले लिया। बकिया पैसे मुझे देते हुए बोला, सर अगर जहमत ना हो तो आपके लिए ठंडा मंगवा लूं? मैंने इस मर्तबा कदरे नर्म लहजे में कहा, बहुत शुक्रिया, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी वक्त। मैं पीसीओ से बाहर निकल आया। ग्लोरिया और तैमूर दोनों बेचैनी से मेरे मुंतजिर थे। ग्लोरिया ने छूटते ही पूछा, क्या हुआ? मैंने मुख्तसरन उन लोगों को बताया कि फिलहाल आईजी साहब का इरादा घर से बाहर निकलने का नहीं है। उनके घर में आज पार्टी भी है। इस मौके पर जॉनथन उन्हें कत्ल करने की जुर्रत नहीं करेगा। मुमकिन है पार्टी में पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद हों। ऐसा हुआ तो उन लोगों के साथ गार्ड्स भी होंगे। ग्लोरिया बोली, इस किस्म की तकरीबात ही में तो कातिल को अपना काम करने का मौका मिलता है। आईजी साहब आज ही तो खतरे में हैं। मैंने कहा, तो फिर क्या किया जाए? उनके घर की निगरानी की जाए। ग्लोरिया ने तंज किया, बोली, और अगर जॉनथन मेहमानों में शामिल हुआ तो तुम क्या कर लोगे? मैंने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, अगर ऐसा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मैंने कहा, तुम क्या जॉनथन को पहचानती हो? ग्लोरिया बोली, मैंने उसका नाम तो सुना है, मगर देखने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा करो, तुम जॉनथन के होटल चली जाओ, फिर वहीं से उसका ताक़ुब करो और देखो कि वो कहाँ जाता है। ट्रांसमीटर पर हमसे राब्ता रखना। तैमूर ने कहा, अगर जॉनथन ने ग्लोरिया को पहचान लिया तो? मैंने कहा, ये रिस्क तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा। तुम अली मुराद के साथ जाना, मैं और तैमूर आईजी साहब के बंगले की निगरानी करेंगे। ग्लोरिया ने चिढ़कर कहा, मैं अकेली ही जाऊंगी, अली मुराद भला क्या कर सकेगा? मैं जॉनथन से खौफजदा नहीं हूँ। मैंने कहा, बात खौफजदा होने की नहीं है, किसी भी खतरे की सूरत में अली मुराद तुम्हारी मदद तो कर सकेगा। उसका निशाना बेहतरीन है, गाड़ी तूफानी रफ्तार से ड्राइव करता है। और ग्लोरिया ने मेरी बात काट दी, बोली, मैं जानती हूँ। ठीक है,
मैं अली मुराद के साथ चली जाऊंगी। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम इस जीन्स शर्ट के बदले शलवार सूट पहन लो या साड़ी बांध लो। जोनाथन अगर तुम्हें पहचानता भी हुआ तो पहली नजर में नहीं पहचान पाएगा। मैंने उसी वक्त अली मुराद को रवाना कर दिया ताकि वो ग्लोरिया के लिए शलवार सूट और चप्पल ला सके।